तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटल ऑफ खानवा के बारे में। खानवा की लड़ाई इंडिया के हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव वॉर। ये वॉर कह सकते हो कि इंडिया के हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। अगर ये वॉर का आउटकम कुछ और होता तो आज कुछ और ही बात हो रही होती इंडिया के अंदर। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त में दिल्ली में राज था दिल्ली सल्तनत के लोधी का। लोधी में स्पेसिफिकली इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने 2 बार बैटल ऑफ खटोली और बैटल ऑफ ढोलपुर में हराकर लोधियों की जो दिल्ली सल्तनत थी उसको बहुत ही कमज़ोर कर दिया था। इतना कमज़ोर कि वो अगला कोई युद्ध लड़के जीत ना पाती। और इस अवसर का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया बाबर ने। बाबर को बहुत अच्छे से पता था कि अगर दिल्ली सल्तनत या मेवाड़ बहुत स्ट्रांग है इंडिया में तो वो इंडिया में कभी घुस नहीं पाएगा। तो ये अवसर को उसने देखा और दिल्ली की तरफ अपनी सेना रवाना कर दी। वो खुद भी आ रहा था और दिल्ली में जब ये खबर पहुंची तो इब्राहिम लोधी भी अपनी सेना लेकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगा। इन दोनों की सेना मिलती है पानीपत में, जहाँ होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ बाबर की सेना बहुत कम थी नंबर वाइज, लेकिन उसके पास गन पाउडर थी और बड़ी बड़ी तोपें थी। ये तोप जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये तोप इसलिए थी क्योंकि बाबर और मुगलों को सपोर्ट था ऑटोमन एम्पायर का, और ऑटोमन एम्पायर के पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स थे, यूरोपियन वेपन्स थे जो बहुत ही अच्छे थे और उस वक्त पे इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंडिया में ये सब अभी चलन नहीं था। इंडिया में बेसिकली सिर्फ तलवार, हाथी, वॉर एलिफेंट्स या घुड़सवार, कैवलरी, इन्फेंट्री, इन सब का ही दौर चल रहा था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की जो सेना थी उसमें बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स थे। करीबन कुछ लोग कहते हैं कि हज़ारों वॉर एलिफेंट्स थे और 1 लाख के आसपास उसकी सेना थी। बाबर के पास हार्डली 30 to 40 थाउजेंड्स की सेना थी। तो इस युद्ध में बहुत ही आसानी से बाबर जीत जाता है, क्योंकि तोप की जो एडवांस होती है वो एक पुरानी सेना को आसानी से हरा सकती है। तो बाबर इस युद्ध में जीत जाता है और दिल्ली में मुग़लों का शासन शुरू होता है। ये बात महाराणा सांगा भी देख रहे थे कि बाबर ने लोधियों को ख़त्म करके दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दिया, जो एक्चुअली बाबर ने नहीं किया था जबकि महाराणा सांगा ने किया था। लेकिन बाबर अब दिल्ली पर राज कर रहा था। बाबर को ये ज़रूर पता था कि महाराणा सांगा उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि महाराणा सांगा उस वक्त भारत के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे और उनका राज्य पूरे राजस्थान में फैला हुआ था। उस वक्त पे मेवाड़ के ट्रिब्यूटरी स्टेट्स में मारवाड़, आमेर, बूंदी, ये सारे स्टेट्स आते थे। इनफैक्ट ग्वालियर और एमपी और यूपी के भी कुछ स्टेट्स महाराणा सांगा के राज्य में एज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हुआ करते। तो महाराणा सांगा ने एक फाइनल बैटल की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने आमेर से, मारवाड़ से, बूंदी से, चंदेरी से और आसपास के सारे छोटे बड़े राज्यों से सेना बुलाना शुरू किया और एक बहुत ही विशाल सेना अपने अंडर में शुरू कर दी बनाना। तो फाइनली जब दोनों साइड्स की सेना तैयार हो गई थी तो दोनों बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ। महाराणा अपनी सेना लेकर बढ़ते हैं आगरा की तरफ और आगरा और दिल्ली से बाबर बढ़ता है महाराणा सांगा की तरफ। उन दोनों का सबसे पहले मुलाकात होती है बयाना में। उस वक्त बयाना मुगलों के कब्जे में था, या कहो दिल्ली सल्तनत के पास था। वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें महाराणा सांगा बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। डिस्पाइट डिसएडवांटेज ऑफ गन पाउडर वो जीत जाते हैं और मुगलों को भागना पड़ता है। और इस युद्ध के बाद में बयाना की ज़मीन महाराणा सांगा के राज्य में शामिल हो जाती है। करीबन 1 महीने के बाद महाराणा सांगा की सेना आगे बढ़ते बढ़ते खानवा की तरफ पहुंचती है, जहां बाबर की सेना भी आ गई होती है। तो यहाँ पर उनका पहला फेस ऑफ या कहो सेकेंड फेस ऑफ होता है, जहाँ पर बैटल ऑफ खानवा होने वाली होती है। और 16 मार्च 1527 का वो दिन था जिस दिन सुबह सुबह ये युद्ध होता है शुरू। तो युद्ध की बात करने से पहले हमें दोनों की सेनाओं की स्ट्रेटेजी को समझना होगा। तो महाराणा सांगा की सेना इस ओर थी और आगरा की ओर खड़ी थी बाबर की सेना। बाबर की सेना फिर से नंबर्स में तो कम थी, लेकिन उनके पास गन पाउडर था, तोप था। तो उन्होंने सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो थी उसमें तोप रखी हुई थी। दूसरे साइड पे महाराणा सांगा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी वॉर एलिफेंट्स। महाराणा सांगा के पास बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स थे और वो सबसे सामने खड़े हुए थे। उसके पीछे महाराणा सांगा की सेना में तीरंदाज थे, उनके पीछे घुड़सवार थे और फिर फाइनल सेना थी। और महाराणा सांगा बीच से सबसे आगे से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ बाबर
मुगलों का एक बहुत ही एक टैक्टिक होता था कि वो कभी भी सामने से नहीं लड़ते थे। तो एज़ यूजुअल बाबर सबसे पीछे हुआ करता था सेना के, सामने तोप, उसके पीछे तीरंदाज, फिर घुड़सवार और सेना, और उस सबसे पीछे बाबर। तो ये सेना का उनका दोनों का स्ट्रक्चर था, जैसा आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो। इस चीज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बाबर करता है कि एक स्पेशल टुकड़ी बनाता है तीरंदाजों की, जिनका काम ही ये होता था कि उनको सिर्फ राणा सांगा को इंजोर करना है या उन पे ही अटैक करना है। बाकी उनका कोई काम नहीं है युद्ध में, उनका और कोई काम नहीं, ओनली टू टारगेट महाराणा सांगा। तो जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दोनों की सेना आगे आगे बढ़ती है और फाइनली बाबर अपना तोपों को चलाना शुरू करता है। जब तोप चलती है तो उससे बहुत बड़े बड़े आवाज़ होते हैं, जिसके कारण महाराणा सांगा की जो सेना में सबसे आगे थे हाथी, वो डर जाते हैं, और वो डरने के कारण हाथी पीछे ही सेना की तरफ दौड़ते हैं। तो जो हाथी होते हैं वो पीछे दौड़ने के कारण महाराणा सांगा की सेना को बहुत डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब इन तोपों की वजह से राजपूतों की महाराणा सांगा की सेनाओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो इस वजह से वहाँ के सोल्जर्स ने सोचा कि हम क्या करें कि इस तोप को न्यूट्रलाइज कर पाए या तोप को ख़राब कर दे। तो उनमें से कुछ बहुत ही वीर राजपूत होते हैं जो अपना सिर उन तोपों के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से तोप जब फायर करती है तोप काम करना बंद कर देती है और वो तोप बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ऐसे करके बाबर की बहुत सारी तोप इस युद्ध में ख़त्म हो गई थी। तो अब तोप के जाने के बाद पूरे दिन बहुत सारा युद्ध होता है और फाइनली कुछ दोपहर में आसपास एक तीरंदाज महाराणा सांगा को हिट करने में सक्सेसफुल होता है। अपने सिर से थोड़ा नीचे उनको एक तीर लग जाता है और महाराणा सांगा बेहोश हो जाते हैं। युद्ध मैदान में वो बेहोश होते ही उन्हें आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा और मारवाड़ के राजा राव गंगा के बेटे उन्हें सुरक्षित युद्ध से थोड़ा दूर ले जाते हैं। जैसे ही महाराणा सांगा को युद्ध से दूर किया जाता है, अज्जा झाला, हलवाड़ के अज्जा झाला महाराणा सांगा के रॉयल कपड़े और आर्मर पहन के युद्ध में उतरते हैं। वो राणा सांगा बन के अपने राजपूत सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी तरह से लड़कर उसी दिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और शाम तक जब ये युद्ध ऑलमोस्ट समाप्त होता है तो दोनों ही सेनाओं को पीछे हटना पड़ता है। बट इस युद्ध के बाद में खानवा की जो बैटलफील्ड थी वो अब भी राणा सांगा के पास ही थी और दिल्ली बाबर के पास ही था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में कोई भी नहीं जीतता और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कंटिन्यूड एफर्ट्स चालू रखते हैं। जैसे ही महाराणा सांगा को होश आता है, उन्हें जब बातें बताई जाती है कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो शपथ लेते हैं कि मेवाड़ नहीं लौटेंगे जब तक बाबर को दिल्ली से ना हटा दें, और भी एक बहुत ही विशाल सेना को जुटाने में लग जाते हैं। ये युद्ध खत्म होने के बाद बाबर और महाराणा सांगा दोनों ही एक और युद्ध की ताकत और तैयारी करने में जुट जाते हैं। इस पर्टिकुलर युद्ध के बाद में बाबर को ये बात पता चल गई थी कि वो महाराणा सांगा को नहीं हरा सकता और वो राजपूतों के सामने नहीं जीत सकेगा। तो वो क्या करता है, तो बाबर उन्हें डायरेक्टली हराने के बजाय इनडायरेक्टली हराने की कोशिश करता है। उसे पता था इस सेना के नेतृत्व में सबसे सामने महाराणा सांगा और उनके साथ पृथ्वीराज कछवाहा ही होंगे। तो बाबर प्लान करता है इन दोनों को उनके ही राज्य में असैसिनेट करने का। 4 नवंबर 1527 को आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा को जहर दे दिया जाता है बाबर के द्वारा। बाबर ने कुछ सैनिकों को रिश्वत दे दी थी कि आपको ये काम करना है, और इसी के साथ पृथ्वीराज कछवाहा की मौत हो जाती है। 2 महीने बाद जनवरी में जब महाराणा सांगा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास कल्पी में होते हैं और सेना को एकजुट करने के लिए, तो कल्पी के अंदर वहाँ उन्हें जहर दे दिया जाता है, जिस वजह से उनकी मौत कल्पी में ही होती है। और इसी के साथ एक बहुत ही लंबी रेजिस्टेंस ख़त्म होती है और मुग़लों का राज शुरू होता है। महाराणा सांगा वो राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया। महाराणा सांगा जिन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिनका हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, हम उनको ऑलमोस्ट भूल ही गए। और एनसीईआरटी जैसी नेशनल लेवल किताबों में उन्हें सिर्फ आधा पेज दिया गया है, जिसमें सिर्फ खानवा का युद्ध दिखाया गया है और उसमें भी उनकी हार दिखाई गई है, जबकि खानवा का युद्ध में वो हारे नहीं थे। खानवा की बैटलफील्ड अब भी उनके कब्जे में थी। इट वॉज अ स्टेलमेट। आप आज भी अगर खानवा घूमने जाओ तो आपको वहाँ पर छतरियाँ देखने मिल जाएगी, जो कि मेमोरियल्स है इस युद्ध के बारे में। वहाँ पर जो राजपूत शहीद हुए थे उस दिन, उनके वहाँ पर स्टैचूज़ और छतरियाँ बनाई गई है।
तो क्या आपको इस खानवा के युद्ध के बारे में पता था? अगर नहीं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।